23 दिसंबर 2025 की इस अपडेट में जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं वे सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन लाखों ईपीएस पंचानबे पेंशन धारकों की उम्मीद है जिनकी जिंदगी की गणना पेंशन की तारीख, दवा की पर्ची और घर के खर्चों के बीच चलती है। पिछले कई वर्षों जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, जिस न्याय के लिए अनगिनत याचिकाएं दायर हुई और जिस लड़ाई में बुजुर्ग पेंशन धारकों ने अपना धैर्य और स्वास्थ्य तक झोंक दिया, उसकी दिशा पहले से ज्यादा स्पष्ट होती दिख रही है। इसलिए इस जानकारी को पूरा समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एक हिस्से को भी नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है आप ये समझ ही ना पाए कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपके लिए पेंशन का वास्तविक मतलब क्या बनता है। ईपीएस 95 का मुद्दा अचानक पैदा नहीं हुआ, यह संघर्ष वर्षों पुराना है। ऐसे लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती साल फैक्ट्रियों, कंपनियों, कारखानों और दफ्तरों में काम करके गुजार दिए, उन्होंने उम्मीद की था कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम इतना सहारा जरूर मिलेगा कि सम्मान के साथ जीवन चल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से पेंशन धारक आज इतनी कम पेंशन पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं कि दवाइयों और घर के खर्चों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी दर्द ने इस आंदोलन को जन्म दिया और इसी पीड़ा ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई को मजबूती दी। आपको याद होगा कि 2012 में एक बड़ा फैसला आया था जिसने देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों में उम्मीद जगाई थी। उस समय पेंशन गणना वेतन सीमा और वास्तविक वेतन के आधार पर अधिकार जैसी बातों पर चर्चा तेज हुई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कागजों पर फैसला आ जाना और जमीन पर उसका पूरा लाभ मिलना, इन दोनों के बीच लंबा फासला होता है। इसके बाद भी संघर्ष रुका नहीं, एक के बाद एक याचिकाएं दायर होती रहीं, अलग अलग राज्यों से आवाज उठती रही और मामला बार बार न्यायिक प्रक्रिया में आता रहा। अब हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने फिर से पेंशन धारकों की उम्मीदों को मजबूत किया है। लंबे समय से लंबित मामलों को गंभीरता से सुना गया, कई याचिकाओं को एक साथ क्लब किया गया, अलग अलग जगहों से आए पेंशनर धारकों की समस्याओं को सुना गया और लगातार कई दिनों तक बहस चली। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है? क्या 2004 से पहले, 2006 से पहले, 2014 से पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों के बीच भेदभाव करना न्याय संगत है? अदालत ने इस प्रश्न पर बेहद सख्त रुख अपनाया। संदेश साफ था, रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग व्यवहार करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। कोर्ट का संकेत यह रहा कि जिसने जितने वर्षों तक योगदान दिया है, जिसने जितनी लंबी सेवा दी है, उसे उसके अनुपात में सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। यह बात सिर्फ कानूनी नहीं, मानवीय दृष्टि से भी बेहद अहम है, क्योंकि पेंशन केवल भुगतान नहीं होती, वह बुजुर्ग की गरिमा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का सहारा होती है। अब यहां से वह हिस्सा शुरू होता है जिसे आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, आखिरकार पेंशन कितनी मिलेगी। लेकिन यह बात भी उतनी ही जरूरी है कि पेंशन बढ़ोतरी को एक ही पैमाने पर नहीं रखा गया है। इसे सेवा अवधि, योगदान अवधि और पेंशन योग्य वेतन सीलिंग के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में समझा जा रहा है। यही कारण है कि कोई भी एक लाइन का दावा कि सबक ओ एक निश्चित रकम मिल जाएगी वास्तविकता नहीं बताता। आपकी पेंशन आपकी सेवा और योगदान के हिसाब से तय होती है। इसलिए आपको तीन चीजें एक साथ समझनी होंगी। आपकी कुल सेवा अवधि, आपके योगदान के वर्ष और आपका पेंशन योग्य वेतन किस सीमा के आधार पर माना जा रहा है। सबसे पहले बात उन पेंशन धारकों की जिनकी सेवा या योगदान अवधि लगभग 10 साल या उससे कम रही है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी नौकरी किसी कारणवश जल्दी खत्म हुई कि सी की सेवा अवधि पूरी नहीं हो पाई। किसी ने कम वर्षों तक संगठित क्षेत्र में काम किया। इस वर्ग के लिए भी किसी भी न्यायिक नीतिगत सुधार का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कम सेवा वर्ष होने के कारण उनकी पेंशन पहले से ही कम रहती है। ऐसे मामलों में अगर न्यूनतम पेंशन को ऊपर उठाने की दिशा में कोई ठोस कदम आता है तो सबसे पहले इसी वर्ग को राहत मिलती है। फिर भी यह समझना जरूरी है कि यहां रिकॉर्ड
बहुत ना निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सेवा अवधि की एंट्री, ज्वाइनिंग और एग्जिट की तारीख और योगदान की निरंतरता, इनमें छोटी सी गलती भी आपके केस को कमजोर कर सकती है। इसलिए अपन ई सेवा अवधि के रिकॉर्ड की जांच करना बेहद जरूरी है। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं, वे पेंशन धारक जिन्होंने 15 साल से लेकर लगभग 25 साल तक योगदान दिया है। देश में सबसे अधिक पेंशन धारक इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा नौकरी में लगाया, लेकिन आज भी उनकी पेंशन उम्मीद से कम रही। इस श्रेणी में पेंशन का गणित सेवा वर्षों के साथ बढ़ता है। 15 साल योगदान देने वाला 20 साल योगदान देने वाले से कम पेंशन पाएगा और 25 साल योगदान देने वाले की पेंशन उससे बेहतर बनेगी। यानी सेवा अवधि का सीधा असर पेंशन पर पड़ता है। यहां एक बात बहुत स्पष्ट रखिए, किसी भी संभावित बदलाव में आपका लाभ तभी सही तरीके से दिखेगा जब आपका रिकॉर्ड सही होगा और आपका पेंशन योग्य वेतन सीलिंग सही तरीके से दर्ज होगा। यहीं पर एक अहम पहलू आता है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पेंशन की गणना केवल कितने साल से नहीं, बल्कि 21 आधार पर योगदान से भी होती है। फिलहाल जो व्यवस्था आमतौर पर लागू मानी जाती है, उसमें पेंशन योग्य वेतन की एक सीमा सीलिंग को आधार माना जाता है। जब तक कोई नया स्पष्ट सर्कुलर या दिशा निर्देश सामने नहीं आता, तब तक इसी आधार पर अधिकतर गणनाएं बताई जाती है। इसका यह है कि आपने भले ही लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन यदि आपके योगदान का आधार कम सीलिंग पर रहा तो पेंशन भी उसी गणित से बनेगी। इसकी वजह से किसी दूसरे की रकम देखकर अपने लिए निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है। अब तीसरी श्रेणी वे पेंशन धारक जिनकी सेवा योगदान अवधि 25 साल से ज्यादा है और विशेष रूप से 30 साल या उससे अधिक। यह वही वर्ग है जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक स्तर तक पहुंचे। मीडिया में जो चर्चाएं आती रही हैं और अदालत के रुख से जो संकेत मिलते हैं, उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि लंबी सेवा वालों के लिए पेंशन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रखा जाना चाहिए। 30 साल तक योगदान देने वालों का पेंशन बेस अलग बनता है और 35 साल या उससे ज्यादा योगदान देने वालों के लिए गणना और भी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहां एक बात पूरी ईमानदारी से समझिए, जो आंकड़े सोशल मीडिया पर घूमते हैं वे अक्सर अनुमान होते हैं, अंतिम नियम नहीं। अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार और ईपीएफओ स्पष्ट नियम, सर्कुलर और प्रक्रिया जारी करेंगे। और यही इस पूरे मामले की सबसे अहम सच्चाई है। कोर्ट का संकेत और सिद्धांत एक दिशा तय करता है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने के लिए सिस्टम को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। आदेश के बाद अब गेंद सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। उन्हें यह तय करना होगा कि किस श्रेणी में किसे कितना लाभ मिलेगा, किस तारीख से लागू होगा और क्या किसी को आवेदन करना होगा या स्वतः अपडेट होगा। जब तक वो औपचारिक ढांचा सामने नहीं आता, तब तक अलग अलग अनुमान, गणनाएं और दावे आते रहेंगे। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करना आपके हित में नहीं है। हां, इतना जरूर स्पष्ट है कि इट्ठी भेदभाव नहीं वाला सिद्धांत अब मजबूती से सामने आया है और यही वह आधार है जो बदलाव को टालना मुश्किल बना देता है। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोग केवल वही हिस्सा सुनते हैं जहां बड़ी बड़ी रकम की चर्चा होती है, लेकिन पेंशन का सच इतना सरल नहीं। अगर आप सही तरीके से जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या बनता है, तो आपको अपनी सेवा अवधि, ग्रांट का रिकॉर्ड और पेंशन, योग्य वेतन, सीलिंग, इन तीनों को साथ रखकर देखना होगा। तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और यही वजह कि आने वाले दिनों में सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें। यूएन, केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंकिंग, नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि और सेवा रिकॉर्ड सब कुछ सही हो। कई बार एक छोटी सी गलती भी महीनों की देरी करा देती है। यह भी समझिए कि यह मामला केवल कोर्ट के एक आदेश तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सिस्टम की सोच,
नीति और पेंशन धारकों की दशकों पुरानी पीड़ा जुड़ी है। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि फैसला आया तो अगले महीने से ही बड़ी रकम बैंक में आ जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रक्रिया धीरे चलती है, बैठकें होती हैं, ड्राफ्ट बनते हैं, विभागीय सहमति होती है और फिर नोटिफिकेशन आता है। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अब जो रास्ता खुला है वह पहले से ज्यादा साफ और मजबूत है। ईपीएस 95 व्यवस्था में शुरुआत से ही कई कमियां रही हैं। जब योजना बनी थी तब शायद महंगाई और स्वास्थ्य खर्च का आज जैसा अनुमान नहीं था। जो रकम तब उचित लगती थी वह आज बेहद कम पड़ जाती है। इसी कारण पेंशन धारकों के मन में यह सवाल वर्षों से रहा कि क्या उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का यही मूल्य है। कोर्ट के रुख का अर्थ यह भी है कि सरकार को एक समान, न्यायपूर्ण और व्यावहारिक फॉर्मूला तैयार करना होगा। यह असर सिर्फ वर्तमान पेंशन धारकों पर नहीं, आने वाले समय में रिटायर होने वालों पर भी पड़ेगा। यानी यह फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बनेगा। बहुत से पेंशन धारक यह भी पूछते हैं कि क्या पिछले वर्षों का बकाया मिलेगा। इस पर अभी अंतिम जवाब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बकाया का विषय नीति और वित्तीय व्यवस्थाओं से भी जुड़ता है। लेकिन कोर्ट के संकेतों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं कि सरकार को समाधान की दिशा में सोचना ही पड़ेगा। संभव है कि समाधान एक मुश्किल न होकर चरणबद्ध हो, लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहेगा। अब उस मानसिक स्थिति को भी समझिए जिसमें आज का ईपीएस 95 पेंशन धारक जी रहा है। उम्र बढ़ चुकी है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा और बच्चों पर निर्भरता आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। जब पेंशन इतनी कम हो कि महीने के शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। यही फ्रस्ट्रेशन आंदोलन बना और यही आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों पेंशन धारकों ने आवाज उठाई, ज्ञापन दिए, धरने किए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कई लोग तो इस उम्मीद के साथ दुनिया छोड़ गए कि शायद फैसला आते आते उन्हें राहत मिल जाएगी। उनकी उम्मीदें आज भी उनके परिवारों की आंखों में मौजूद हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बहुत से लोग अलग अलग आंकड़े सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है सबको 7,500 भारतीय नेपाली रुपया मिलेगा, कोई कहता है 17,500 भारतीय नेपाली रुपया मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि पेंशन हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका आधार सेवा और योगदान है। हां, न्यूनतम स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम स्वरूप नियमों से तय होगा। सरकार और ईपीएफओ के सामने चुनौती यही है कि फार्मूला व्यवहारिक भी हो और न्यायपूर्ण भी। बहुत जटिल होगा तो आम पेंशन धारक समझ नहीं पाएगा, और बहुत सरल होगा तो कुछ मामलों में अन्याय हो सकता है। यही संतुलन बनाना सबसे मुश्किल। कोर्ट ने सीधे किसी एक रकम की घोषणा नहीं की, बल्कि सिद्धांत तय किया है समान योगदान और समान सेवा अवधि वालों के साथ समान व्यवहार। अब इस सिद्धांत को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आने वाले महीनों में बैठकों, चर्चाओं और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की खबरें सामने आ सकती हैं। समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि सिस्टम रातों रात नहीं बदलता। लेकिन दिशा सही हो जाए तो देर सवेर परिणाम भी आता है। आज की स्थिति 5 साल पहले से कहीं बेहतर है, क्योंकि अब कम से कम यह भरोसा बन रहा है कि मामला सही जगह और सही स्तर पर पहुंच चुका है। एक और सवाल, क्या किसी को आवेदन या फॉर्म भरना पड़ेगा? इसका अंतिम जवाब भी सर्कुलर आने के बाद ही स्पष्ट होगा। संभव है कुछ मामलों में रिकॉर्ड अपडेट करना पड़े, कुछ लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज देने हो। इसलिए अभी से अपने सेवा से जुड़े कागजात संभाल कर रखें, और जहां जरूरत हो वहां केवाईसी, बैंक आधार, नाम की त्रुटियां सुधार लें। यह छोटी तैयारी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचाएगी। 95 पेंशन केवल पैसे का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। किसी समाज की पहचान इस बात ये भी होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जीवन भर काम करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना पड़े तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट का यह रुख उसी सवाल का जवाब आप देने की कोशिश है। जैसे जैसे यह बात लोगों तक पहुंचेगी, उम्मीद भी बढ़ेगी। जिन पेंशन धारकों ने निराशा पाल ली थी
वे फिर से भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। यह मानसिक बदलाव भी अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरे सब सब्सक्राइबर जानते हैं कि यहां कोशिश यह रहती है कि आपको अफवाह नहीं, दिशा मिले। अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश या सर्कुलर आए, उसकी सटीक जानकारी और उसका वास्तविक मतलब आपके सामने साफ साफ रखा जा सके। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनसे निवेदन है कि इस जानकारी को अन्य पेंशन धारकों तक भी पहुंचाएं, ताकि कोई गलतफहमी में न रहे। अंत में यही कहना है, यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। आधी अधूरी जानकारी पर फैसला मत कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। जैसे ही आधिकारिक निर्देश आएंगे, तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। तब तक जागरूक रहिए, अपने दस्तावेज दुरुस्त रखिए और सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि यह लड़ाई अकेले किसी एक की नहीं, उन सभी की है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिया। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।